सो गाइज मैं लास्ट टाइम आपको ये बताना भूल गया था। एज वी नो कि हम लोगों का ये सेम जो है ना वो लेट स्टार्ट हुआ है। सो जैसे सेमेस्टर लेट स्टार्ट हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम भी उतना ही लेट होगा। आपका एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा जल्दी होगा सो दैट नेक्स्ट आपका सेमेस्टर हम लोग थोड़ा सा वापस ऑन पॉइंट ला पाए। तो उसके लिए बेटर है कि आप अपने साइड से थोड़ा सा प्रिपरेशन चालू करो। और उसमें मेन जो पॉइंट्स रहेंगे वो ये कि हम लोगों का जो प्रोजेक्ट वो तो आपका बनते रहेगा, उसमें तो आपके टाइम जाएगा ही, लेकिन जो हम लोगों को जो पढ़ना है चीज़ें वो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप वो पढ़ना चालू करो। बिकॉज अगर आपने वो पढ़ना चालू नहीं किया ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। रिमेंबर एट दी एंड बहुत ज़्यादा एक साथ आपके ऊपर प्रेशर आएगा, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स भी बनाना रहेगा और साथ में हम लोगों के जो प्रैक्टिकल्स है जो हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, चलो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स और थियोरी पार्ट जो एक साथ कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो बेटर कि हम लोग अभी से फोकस करें। यू डोंट हैव मच टाइम। रिमेंबर आपका ये अक्टूबर एंड नवंबर ये 2 महीने में सब कुछ ख़त्म होना है और उसके साथ में एग्ज़ाम का आपका जो टाइम टेबल है वो आ जाएगा। तो अगर आपको मैं सीरियसली अगर बताऊं तो मोस्ट ऑफ चांसेस ऐसे हैं कि हम लोग नवंबर एंड तक में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स स्टार्ट कर सके। अगर आपको कॉलेज से इन्फॉर्म नहीं किया इट्स फाइन, कोई नहीं बोल रहा इट्स फाइन, लेकिन मैं अपने साइड से आपको ये क्लेरिफाई करा रहा हूँ कि आपके पास 1.5-2 महीना का टाइम है, बस उतना ही टाइम है और उतने टाइम में आपको सब कुछ पढ़ना है। तो एज आई सेड कि जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं मैं आपको वापस रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, आपको अलग से मैंने बताया हुआ है। तो अगर आपने स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं पढ़ा है ना इट्स फाइन, आप जाके वहाँ से रिवाइज कर लो वो लेक्चर्स को। और देन अभी जो हम लोग डेली लेक्चर्स में मिलते हैं आप उसमें मुझे बताओ। सो बेटर होगा कि हम लोग नए टॉपिक्स कंटिन्यू करते रहे और हम लोगों का आगे जो 7-8 लेक्चर है या मैक्सिमम अगर समझो कि हम लोग 10 लेक्चर मिलेंगे उतने में हम लोगों का सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाए। तो उससे बेटर है कि एटलीस्ट हम लोग कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे फोकस करें, जहाँ पे अगर मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ ये वाले टॉपिक में ऐसे कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई डाउट्स हम लोग साथ में सॉल्व कर सके। अदरवाइज सिलेबस अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने साइड से अगर मैं सिर्फ पढ़ाते रहूँगा 2 घंटा अगर कंटिन्यूस मुझे सिर्फ बोलना है फॉर 2 लेक्चर्स, तो उसके हिसाब से हम लोग का सिलेबस अब तक जो मैं 3rd यूनिट पे पहुंचा हूँ ना उसके आगे हम लोग 4th यूनिट ऑलमोस्ट ख़त्म करने को आया रहते थे अगर मैं अपने स्पीड से चलूँगा। लेकिन एग्ज़ाम में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगा। सो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो लास्ट टाइम जहाँ किया था ना वहाँ से ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो इफ़ यू रिमेंबर ये मोंटे कार्लो सिमुलेशन पे हम लोगों ने स्टॉप किया था। ये जेड वैल्यू वाला क्या होता है ये देखा था हम लोगों ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर द मीटिंग ऑफ द टारगेट डेट। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं वो टाइम पे प्रोबेबिलिटी हम लोग के पास कोई नहीं रहता है कि जो टारगेट डेट हम लोगों ने सेट किया है वो सेम टारगेट डेट पे हम लोगों का काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग 50% कम्प्लीशन पे आते हैं, 60% कम्प्लीशन पे आते हैं, उसके साथ हम लोगों का वो प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ते जाता है। हम लोगों को एक अश्योरेंस रहता है कि हाँ अगर यहाँ तक इतने टाइम में अगर इतना काम हो गया तो हम लोग के पास अश्योरेंस है कि अभी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि हम लोगों का ऑन टाइम चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, ये जो पॉट चार्ट हम लोगों ने देखा था जहाँ पे हम लोग बताते थे कि ओके पहले मॉड्यूल ए बनेगा, उसके बेस के ऊपर फिर मॉड्यूल बी और सी बनेगा, देन बी और सी बनने के बाद में हम लोग मॉड्यूल डी बना सकते हैं। तो वो जो सीक्वेंस हम लोगों ने बनाया था ना उसी का अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या बोला है, ये उसका ऑल्टरनेटिव है मॉन्टे कार्लो। A class of general analysis technique valuable to solve any problem that is complex। जो हम लोग बहुत डिफ़िकल्ट अगर कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, लीनियरिटी नहीं है, एक कॉमन टाइप के सिस्टम्स नहीं है, कॉमन टाइप के डेवलपमेंट नहीं है, हर मॉड्यूल में कुछ ना कुछ इनोवेटिव है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अनसर्टेन पैरामीटर्स है। अनसर्टेन मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ आपको डेवलप करने आ सकता है, या
जब हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल ऐड करेंगे तो उसमें वापस ऐसे कोई फंक्शंस भी हम लोग को साथ में ऐड करने पड़ेंगे. वी हैव नॉट एक्सपेक्टेड दैट. तो ऐसे कुछ के लिए हम लोग ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं. रिपीटेड रैंडम सैम्पलिंग टू कंप्यूट द रिजल्ट. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, रिपीटेड जैसे आप देखो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब कैसे होता है, जैसे कि हम लोग एक लॉटरी सिस्टम करते हैं तो वहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग होता है कि रैंडमली कोई भी एक वैल्यू जो है उसमें से जनरेट होता है. एग्जैक्टली सिमिलर वे यहाँ पे भी हम लोग जब रिजल्ट्स को अगर चेक करेंगे तो उसमें भी हम लोग रैंडमली कोई जनरेटेड डेटा एंटर करके रिजल्ट्स चेक करते हैं. रियलिस्टिक रिजल्ट होता है यहाँ पे. ओके, स्टेप्स फॉर मोंटे कार्लो एनालिसिस. सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे रेंज ऑफ वेरिएबल्स. अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास एज फैक्टर अगर है तो एज फैक्टर में मैं क्या बोलूँगा, ज़ीरो. तो ऑफकोर्स किसी का एज नहीं होगा. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग को जॉब पे रखना है तो एज फैक्टर में मेरा रेंज कितना होगा, वो वेरिएबल का कितना होना चाहिए. तो मिनिमम जो अडल्ट है उनको मैं जॉब पे रखूँगा. और सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ ग्रेजुएट्स को ही मैं रख रहा हूँ तो मिनिमम जो स्टार्टिंग एज होगा जो एम्प्लॉयज़ को मैं हायर कर रहा हूँ वो मिनिमम 21 ईयर्स से देन रिटायरमेंट एज आपका होगा 65 अगर मैं पकड़ता हूँ तो 21 to 65 ये आपका रेंज होगा. ओके, तो ये रेंज के हम लोग बाउंड्री के जो वैल्यूज़ है ना उसको एनालाइज करेंगे कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई कल आज रात को 12 बजे मैं 21 साल का हो रहा हूँ लेकिन उसके पहले अगर मैं आपके कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ तो वो टाइम पे वो कैसे उसको बिहेव करेगा, कैसे उसको उसके ऊपर रिएक्ट करेगा. क्योंकि अगर मैं रात को 12 बजे के पहले अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन रात को 12 बजे के बाद में अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ एज पर द रूल कि 21 ईयर्स या उससे अबोव होना चाहिए. तो अभी आप देखो कि मैं 20 ईयर्स ऑलमोस्ट 12 मंथ्स जितना हो गया है, एक आध मतलब 7-8 घंटा बाकी है या 2 घंटे बाकी है, जिसके बाद मेरा एज जो है वो 21 ईयर्स का हो जाएगा. तो ये एकदम बाउंड्री पे अगर वैल्यू है तो वो टाइम पे आपका सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा ये बहुत ज़रूरी है. नॉर्मली अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं 25 साल का हूँ तो 21 साल और 25 बहुत बड़ा डिफरेंस है. लेकिन आपके सॉफ्टवेयर या सिस्टम्स में मेन प्रॉब्लम्स चालू ही यहाँ से होता है, जहाँ पे क्या होगा कि आपको एकदम बाउंड्रीज के वैल्यू में बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे है और ये बाउंड्री के वैल्यू है हम लोग के, बराबर है. तो वो जो बाउंड्री के वैल्यूज है वो वैल्यूज का को आपका सिस्टम कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है या उसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये फैक्टर्स पे हम लोग का मेन फोकस होता है. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो यहाँ पे देखो अगर सिंपल वे में अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोगों ने क्या किया है, जो भी काम हम लोगों ने देखा था तो हम लोग यहाँ पे वो काम है ना उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि चलो अगर कोई एक स्पेसिफिक टास्क है, हार्डवेयर सिलेक्शन कितना टाइम लगा हम लोगों को, देन उसके बाद अगर देखेंगे हार्डवेयर इंस्टॉलेशन में कितना टाइम लगा हम लोगों को. सिमिलरली और कुछ अगर काम हम लोगों को करना है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में, डेटा माइग्रेशन में, तो ये हम लोगों ने पर्ट चैट टाइप ही एक क्रिटिकल चेन कंसेप्ट बनाया कि क्या काम के बाद आप कौन सा काम नेक्स्ट करेंगे, कौन से काम के ऊपर आपका कौन सा काम डिपेंड करेगा. बेसिकली ये फैक्टर्स के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर हार्डवेयर सिलेक्शन अगर प्रॉपर होता है तो उसके बाद मैं वहाँ पे इंस्टॉलेशन पे जा सकता हूँ. सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर सिलेक्शन के बेस के ऊपर मुझे पता चलेगा कौन से सॉफ्टवेयर काम करेंगे, तो उसके बाद मैं डेटा माइग्रेट कर सकता हूँ वो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, ये पॉइंट आएगा. देन उसके बाद इंस्टॉलेशन टेस्ट चलेगा. तो बेसिकली यहाँ पे वही पर्ट चार्ट का ऑल्टरनेटिव जैसे हम लोगों ने बात किया वही सेम काम यहाँ पे चल रहा है कि कौन से फैक्टर्स के ऊपर कौन से दूसरे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे और उसके बेस के ऊपर फिर हम लोग यहाँ पे अपना काम करेंगे. सिंपल है. तो क्रिटिकल चेन अप्रोच क्या होगा, क्रिटिकल चेन मतलब जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रोजेक्ट के, वो स्पेसिफिक जो पार्ट्स है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस करने की बात कर रहे हैं. लाइक कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों के पास एक सिस्टम जो है हम लोगों का, उसके अंदर हम लोगों के पास सपोज वी कैन से कि हम लोगों के पास यहाँ पे एक डेटाबेस के लिए सिक्योरिटी मॉडल है या बैंकिंग सिस्टम में जहाँ पे हम लोग पैसा स्टोर कर रहे हैं या फंड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसके लिए एक बहुत क्रिटिकल या इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है, तो उसके ऊपर हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे ये पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे. और उसके बाद उसके साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेवलपर वर्क टू एस्टिमेट अ सेफ्टी जोन सो टाइम इज़ लॉस्ट. बहुत बार ये होता है कि हम लोग ज़्यादा सेफ्टी पे अगर बात करते हैं तो उसके सामने आपका टाइम जो है वो कम बचता है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. बहुत बार हम लोग यहाँ पे ये भी बात करते हैं कि हम लोगों ने जो सेफ्टी जोन एस्टिमेट किया था
वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग ऑनलाइन जो मनी ट्रांजेक्शन्स के लिए हम लोगों ने कोई सेफ्टी मेजर्स कंसिडर किए थे, अब वो जो सेफ्टी मेजर्स है, वो सेफ्टी मेजर्स पे आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स मतलब हम लोगों को वो प्रॉपरली डेवलप करने नहीं आ रहा है, या हम लोग अगर उसको डेवलप करने का सोच रहे हैं लेकिन उसके लिए जो हम लोग के पास इनफ ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, जो आपके पास कोई एडवांस स्किल्स होने चाहिए, वो स्किल्स नहीं है आपके पास, बराबर है।